रामगढ़ से है, जो केंद्रीय प्रवक्ता रहा, उसने मेरे से स्कॉर्पियो मांगा और उसके पास 10 लाख रुपया मांगा था। मैं समय का इंतजार कर रही थी कि मुझसे बुलवाया गया कि कुछ भी नहीं मांगा गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे टिकट मिला है वैसे ही विराट, जो कि लगातार जयराम के साथ रहता है और केस मुकदमे होने के बावजूद अभी भी उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो चंदा करके और उगाही करके वो देने वाला और उनको विधि व्यवस्था पहुंचाने वाला व्यक्ति है। और सबसे बड़ा है तो ये देखिए विराट का जो है मैसेज आप देख सकते हैं। मैंने इसका खुलासा आज तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि मौके का मैं इंतजार कर रही थी कि ये लोग जो है पार्टी के नाम से सिर्फ चंदाखोरी कर रहे हैं, लोगों को डरा के धमका करके सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और ये जो है ये देख लीजिए विराट का, ये नीरज कुमार का किसी का दिया है। उन्होंने कहा कि तारापीठ जाऊंगा, भेज दीजिएगा 10K और मेरे और आपका बात है, डोंट शेयर पब्लिक। पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत ही लॉयल है। किसी कुर्मी की औकात नहीं है जो छूकर दिखा दे, और अगर किसी ने छूने की हिमाकत दिखाई तो लाशों का ढेर लगा देंगे। और निशा भगत ने पार्टी से निकाले जाने के बाद जयराम महतो के 7 पीढ़ी तक पहुंच गई है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और टाइगर जयराम महतो वसूली करते हैं, रंगदारी वसूलते हैं और कुर्मियों के साथ साथ पूरे झारखंडियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। टिकट के लिए लाखों रुपए लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वह तो लगातार महिलाओं का अपमान करते हैं और उनके साथ ही विराट महतो और भोला महतो साये की तरह उनके साथ रहते हैं। ये दोनों लूटने का काम कर रहे हैं और ये सारा आरोप निशा भगत ने लगाया है। आप जरा ये वीडियो देखिए। रामगढ़ से है, जो केंद्रीय प्रवक्ता रहा, उसने मेरे से स्कॉर्पियो मांगा और उसके पास 10 लाख रुपया मांगा था। मैं समय का इंतजार कर रही थी कि मुझसे बुलवाया गया कि कुछ भी नहीं मांगा गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे टिकट मिला है वैसे ही विराट, जो कि लगातार जयराम के साथ रहता है और केस मुकदमे होने के बावजूद अभी भी उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो चंदा करके और उगाही करके वो देने वाला और उनको विधि व्यवस्था पहुंचाने वाला व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि संतोष महतो, जो किसी भी तरह से ये उद्भेदन हो कि ये लोगों की पार्टी की जो मानसिकता है वो वाकई दुखदाई है। और हमारा जो विचार था कि हम जब कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके आए तो हमारे ऊपर बहुत ही लांछन लगाया गया, और इस पार्टी को भी मैं छोड़ देती तो शायद मेरे लिए बहुत ही बुरा प्रभाव होता राजनीति में या तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। जिस तरीके से एक लड़की को लगातार राजनीति या तो फिर किसी व्यवसाय या तो किसी ऐसे कार्य में जो कि अपने क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रही है तो लगातार बाधा करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये देखिए विराट का जो है मैसेज आप देख सकते हैं। मैंने इसका खुलासा आज तक इसलिए नहीं किया था क्योंकि मौके का मैं इंतजार कर रही थी कि ये लोग जो है पार्टी के नाम से सिर्फ चंदाखोरी कर रहे हैं, लोगों को डरा के धमका करके सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और ये जो है ये देख लीजिए विराट का, ये नीरज कुमार का किसी का दिया है। उन्होंने कहा कि तारापीठ जाऊंगा, भेज दीजिएगा 10K और मेरे और आपका बात है, डोंट शेयर पब्लिक। लेकिन पब्लिक को शेयर करने का समय इसलिए आ गया है क्योंकि ये लोग जो है नारी शक्ति को बहुत ही कमजोर समझते हैं और नारियों को ये लोग अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। अगर ये आदिवासी हितैषी होते तो चिंता का एक विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दमयंती मुंडा जी, उनको ये लोग स्टेज शेयर क्यों नहीं कराते, उनको मान सम्मान उतना क्यों नहीं मिलता जितना बेबी महतो को मिलता है, जितना और एक महिला है पूजा महतो। तो ये लोग उनकी क्या है और इन्होंने क्या आंदोलन किया है, क्या इन लोगों ने अपने क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ काम किया जो कि वो टाइगर के इतने करीब है। टाइगर कहते थे, सोचते थे कि ये काशी में एक भारी है। मैं इंतजार कर रही थी इस समय का, इस मोमेंट का। आज मैं बहुत खुश हूं कि मुझे पार्टी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने कुर्मी समुदाय के प्रति बहुत ही लॉयल है।
और यदि वो अपनी कुर्मी पार्टी के प्रति इतने लॉयल है, अगर वो पूरी संपूर्ण पार्टी के अगर होते, तो इससे पहले मैं झंडा प्रकरण को ईसाई समुदाय का लगातार विरोध की कि वो हमारा आरक्षण नहीं खा सकते। आदिवासियों का आरक्षण वही खा सकता है जो आदिवासी है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, प्रकृति पूजक जो है और विद्यमान विधि में जो अंकित है, विद्यमान विधि से जो बाहर चले गए हैं, वो आरक्षण के हकदार नहीं होते हैं। मैंने उनका जब लगातार विरोध किया तब भी पार्टी के तरफ से किसी का मुंह नहीं खुला। आपने देखा होगा गुमला से रांची तक जब पैदल आई, और वो पैदल यात्रा थी हमारे झारखंड के आदिवासियों के हित के लिए, ग्राम सभा को जो पारित करना चाहिए था, पेशा अधिनियम को लागू करने की बात जब मैंने कही थी, तो उस समय भी जेएलकेएम के किसी कैंडिडेट ने हमारा सपोर्ट नहीं किया था। जयराम की बात की जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि दुमका के प्रोग्राम के बाद मैंने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, बात पहुंचाया कि आप विधानसभा में ये बात रखिए आदिवासियों के हितकर के लिए, क्योंकि सीएनटी और स्पेटी एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी आदिवासियों के पक्ष में बात को नहीं रखा। और मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इन लोगों का जो चल रहा है, चाहे बालू के में पैसा चल रहा है, चाहे गाय का पैसा चल रहा है, चाहे कोयला का पैसा चल रहा है, तो पता कीजिए आपका एनटीपीसी का पैसा चल रहा है, कॉलेजेस का पैसा चल रहा है, तो कहां कहां इन लोग धांधली कर रहे हैं। और मैं ये जो है जयराम की पार्टी और जयराम खुद पैसा ले रहे हैं। और अगर सबसे पार्टी में थी तब क्यों नहीं आरोप लगाया? इसीलिए मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी, कि समय का इंतजार कर रही थी, पहले लगाती तो फिर वो लोग अनर्गल बातें जिस तरीके से छेछा लेदर कर रहा है सोशल मीडिया में, एक औरत को किस तरीके से दबाया जाए, या तो फिर मेरे बारे में, जो परिवार के बारे में इन लोग जो कह रहा है, तो ये बात पूरी तरीके से पता नहीं चलता। ये ईसाई के समुदाय के बारे जब मैं बोली तो इनका प्रतिक्रिया नहीं दिखा, लेकिन कुर्मी के बारे में बोली तो उनकी प्रतिक्रिया साफ दिखी कि वो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। मुझे लगता था कि सभी धर्मों के लोगों को लेकर के चलने वाला है जयराम महतो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से खुद की उपलब्धि गिनवा रहे हैं। क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको गिनवानी चाहिए। कभी आए ना धनबाद और बोकारो से, कभी इधर आवे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पता चल जाएगा कि जेएलकेएम क्या है। आवाज उठाने, सही बात है। आप कुर्मी अगर मांग कर रहे हैं तो इसमें आप क्यों विरोध है आप लोग का, कि क्यों एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हो? तो कई बार पहले भी कर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप 2 साल का हिस्ट्री देख लीजिए। क्या जयराम महतो इससे भी पहले रेल टेक कार्यक्रम किया गया था कुर्मियों के द्वारा, तो क्या वो वहां शामिल थे? कुर्मियों के प्रति उनका क्या भाव है, इसको भी चिंता का विषय है। आज देखिए कि वो मुझे पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिए और आज वो बीमार हो गए। और ये देखना है कि वो रेल टेक का कार्यक्रम, कुर्मियों का जो कार्यक्रम आंदोलन है, उसमें वो पहुंचते हैं कि नहीं। ये भी देखना है कि कुर्मियों के प्रति जो चाल चल रहे हैं, कुर्मियों के प्रति जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वाकई ये कुर्मियों के है भी कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। ये अभी तक में आपने देखा हो गया कि घटवार जो है और कोल तेली लोग है, जो कि वो भी चाहते हैं, लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं कि आदिवासी समुदाय में हमें शामिल किया जाए। लोग आदिवासी समुदाय में क्यों शामिल होना चाहते हैं? चिंता का विषय यही है कि जब पूरे संविधान में हमारे लिए एक विशेष संविधान बना हुआ है, तो इस संविधान पे छेड़छाड़ क्यों? इनका कहना है कि 1931 में हमारा जो आदिवासियत से हमें हटा दिया गया। तो मैं बताना चाहती हूं कि ये लोग फिर क्षत्रिय समाज के साथ अपने आप को क्षत्रिय महासम्मेलन में क्यों शामिल होते हैं? चिंता का विषय ये है कि वाकई आदिवासी है कौन? आदिवासी जो आदिकाल से रह रहे हैं, आदिवासियों का जो परिचय है, भगवान राम जो राजकुमार अयोध्या के, वो भी वनवास गए थे। तो मैं बार बार कहती हूँ कि उनके समय में भी वन में वनवासी कहिए, आप आदिवासी बोलिए, जो आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन आदिवासी आदिकाल से रहने वाले आदिवासी है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी हैं, आदिवासी जन्य जनजाति को के अंतर्गत रहने वाले आदिवासी हैं। तो आदिवासी के जो पूरक
हमारे जो हिंदू समाज है, जो उनके जो प्रति छाया है, तो हिंदू समाज को भी हम प्रणाम करते हैं, संस्कार हमारे मिलते हैं, तो उनका और हमारा पूरी तरीके से मिलता है। लेकिन हिंदू कभी आदिवासी नहीं हो सकते, और कुर्मी हिंदू है। इस संविधान के हिसाब से आज तक क्या जितने भी कुर्मी के नेता, जैसे कि झारखंड में उप मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो जी भी आए, और आप एक बात बता दीजिए कि सदन में जयराम महतो ने कुर्मी के परिप्रेक्ष्य में कितनी बार आवाज उठाई उन्होंने। चिंता का विषय यह है कि ना वो कुर्मियों के हैं ना आदिवासियों के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हम जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री किसी भी तरह इन प्रकारन बन जाए। मैं सोचती थी कि एक गरीब का बेटा कैसे संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो माल बटोरने में सब के सब लगे पड़े हैं। पूछ लीजिएगा जेल कैंप के बड़े बड़े पदाधिकारियों से, सीधे मुंह बात नहीं होती है। आज तक झारखंड में जेल कैंप को कैसे बढ़ाना है, वार्षिक अधिवेशन के अलावा किसी भी तरह का कोई मीटिंग ऐसा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे कह रहे हैं कि प्रत्याशी बनाया गया, तो प्रत्याशी जो है कि हम जाकर के मांग के नहीं लाए थे कि प्रत्याशी बना दीजिए। उसके बाद भी हमें कहा गया था कि एक पद और पोस्ट दिया जाएगा, तो हमें मालूम था कि ये लोग पद और पोस्ट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये आदिवासी विरोधी है, और समय का मैं इंतजार कर रही थी। अब मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूं और अपने समाज के प्रति अपनी बातों को बेबाकी से रख सकती हूं, और मैं भी देखती हूं कि किस में कितना दम है कि जितने भी महतो के लीडर्स हैं, मैं उनको आगाह करना चाहती हूं, चेताना चाहती हूं कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए। आदिवासी पैदा होते हैं लोग, बना नहीं जाता है। रेल रोको, ये जो आंदोलन बार बार ये लोग कर रहे हैं कि रेल रोकेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन आज भी दिल्ली की जंतर मंतर, तो इनकी लगातार जो है जिस तरीके से ये दबाव बना रहे हैं, तो क्या लगता है इस दबाव को ऐसा? देखिए, आदिवासी समुदाय लगातार अपने सरना कोड को लेकर के, या तो फिर 1961 में जो कांग्रेस की सरकार थी, ये जो महागठबंधन की सरकार है, तो केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आदिवासी कॉलम हटा दिया गया था। तब कुर्मी कहाँ थे? जब आदिवासियों को सामना करना पड़ता है सरकार का, जबकि ये जल जंगल जमीन हमारी है, और संविधान में भी ये अंकित है कि सत्ता में बैठे राजनीतिज्ञकार हमारा, चाहे वो सीएम हो चाहे वो पीएम हो, हमारा जमीन वो नहीं ले सकते। तब जब संघर्ष किया है आदिवासी समुदाय, तब जब गोली खाई है, तब कहाँ थे? आप बता दीजिए ना, कुर्मी का इतिहास कहाँ है? हमारा इतिहास तो अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास रहा है। इन्होंने कहा कि इतिहास देख लो निशा भगत, इतिहास देख लो। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपके जो सुप्रीमो है पीएचडी कर रहे हैं, तो मास्टर्स की हूँ जर्नलिज्म में, आओ सामने बात करो, तब समझ में आएगा कि निशा भगत एक आदिवासी बेटी के साथ साथ शिक्षित और अपने बात को बेबाकी से रख सकती है। आदिवासी किसी से कम नहीं है, आदिवासी राजा। आप क्या बात करेंगे आदिवासियों के बारे में? आदिवासी इस देश का राजा है, इस देश में प्रथम स्थान रखता है। ये संविधान नहीं था तो ये देश के प्रथम नागरिक आदिवासी रहे, लेकिन संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति भी आज के समय में रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है। बिल्कुल। जेल कैंप में जितने भी आदिवासी नेता हैं, क्या सब कुछ छोड़ देंगे इस बात से? जिस तरह से आप कह रहे हैं रूढ़िवादी हैं हम लोग, आदिवासी नेता हैं, तो क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? देखिए, आदिवासियों की आत्मा जो है जमीन है, और इस प्रकृति को मानते हैं आदिवासी। अगर आदिवासी वो रियली है, आदिवासी का सम्मान करते हैं, तो वो जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि एक विशेष समुदाय की पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्मी की पार्टी है। आप देख लीजिए ना, कितनी बार कुर्मियों की बात उन्होंने उठाई है। जादू महतो जो अभी प्रकरण हुआ है अपनी जमीन के लिए, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। जयराम महतो 24 घंटे में उनको मुआवजा दिलवाए। एक बार वो अपनी छवि और अपना रील्स और अपने वोकेबल वॉइस को दिखाने के लिए सूर्य नारायण हांसदा के यहाँ गए, जो कि उनके पूर्व प्रत्याशी थे। आपने ये भी देखा होगा कि सूर्य नारायण हांसदा के बारे में उन्होंने पहले डिनाई किया।
सूर्य नारायण हांसदा के बारे में उन्होंने कहा पहले कि ये क्या है, क्रिमिनल है, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग रैंडमली उनको टिकट दिए। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं समय का इंतजार कर रही थी। अगर हमारे पास में वो आए, हमारे समाज के व्यक्ति जिनकी हत्या कर दी गई जस्ट बिकॉज ऑफ सत्ता के लालचियों ने, तो उसके लिए भी हमने आंदोलन किया। वहां पे भी आप देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्मी कोई नहीं था। आप देखिएगा सूरज सिंह जी थे, और आपने देखा होगा कि एक बंदा है अमित, और कौन ऐसा बड़ा चेहरा था जो कर की आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में और बात को उठा सके। आदिवासी कम्युनिटी ने हमारे इस अभियान के बाद प्रखरता से रोड पे कैंडल मार्च करने का काम किया, कैंडल मार्च किया कि न्याय मिल पाए आदिवासी बेटा सूर्य नारायण हांसदा को। उसके बाद में जयराम महतो का क्या स्टैंड रहा? जादू महतो को तो 24 घंटा में न्याय दिला दिया, लेकिन क्या सीबीआई जांच कराने में उन्होंने मदद किया या नहीं किया? ऐसा लगता है कि जेएमएम की सरकार के साथ लगातार ये संबंध बनाए हुए हैं और फरिया रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो चोर मुसहरे भाई मुझे बताएंगे कि निशा भगत जो आदिवासी लड़की जो लड़ रही है चरित्र हरण करके, आप मुझे नहीं गिरा सकते हैं। एक ही बात बोलूंगी, आदिवासी बेटी हूं, आदिवासी बेटी रहूंगी और अंतिम समय तक लड़ूंगी, और अपने प्रकृति पूजक होने का प्रमाण मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बौखलाहट है लोगों में, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूं कि वहां भौंकिए जहां भौंकने की जरूरत है, वहां तथ्य और प्रमाण की बात कीजिए। जाइए ना आप संविधान की बात करिए, जाइए ना आप लड़िए ना, आप जाइए ना कोर्ट और कचहरी कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी ऐसे कोई बन जाता है क्या? दुर्भाग्य है और हंसी के पात्र हैं ये लोग। तो इतने दिनों से रही थी, जब पार्टी से निकाला गया तभी क्यों निशा भगत जो इतना मुखर तौर पर जयराम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है? सवाल तो आप पे भी उठेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल उठेंगे, लेकिन अगर मैं छोड़ देती तो इससे ज्यादा मेरे लिए भयावह और कष्टकारी होता, क्योंकि एक आदिवासी जो गुमला गांव देहात से उठ करके रांची में आकर के पूरे झारखंड में जिस तरीके से राजनीति कर रही हूं, लगातार हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में भी मैंने केस किया है, और अभी मैंने गृह मंत्री को भी लेटर लिखा है कि गृह मंत्री से मैंने आस लगाया है, क्योंकि ये राज्य की सरकार के पास भी मैं डीजीपी के पास गई थी, डीजीपी ने आवेदन लिया, लेकिन इस सरकार में भी जो है जो चटुकारिता करते हैं, जो 2 पैसा कमा करके देते हैं, उनके पास गार्ड होता है, लेकिन जो संघर्ष करते हैं उनको गोलियां खानी पड़ती है। मैं तैयार हूं, जिसमें ताकत है, जिसमें औकात है, गोली मार के दिखाओ। हम भी बताएंगे कि हम आदिवासी बेटी हैं और आदिवासियों के लिए लगातार जोरदार अपनी आवाज उठाते रहूंगी। आगे राजनीति आप कैसे करिएगा, चूंकि आप कांग्रेस को छोड़ चुके हैं? आपको किससे डर है निशा भगत? सबसे पहली बात है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने सभी चर्चों में मेरा नाम का फरमान निकाल दिया है, और यहाँ से लेकर के वेटिकन तक ने इन लोगों ने मीटिंग किया कि ये जो है लड़की आदिवासियत का हक हमें खाने नहीं देगी, क्योंकि ये जानती है कि आदिवासी जो एसटी है उसका आरक्षण जो है कि दूसरे लोग नहीं खा सकते, क्योंकि एक आदिवासी समुदाय में दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते, लेकिन ईसाई धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बांग्लादेशी सभी आकर के हमारा हक और अधिकार खाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात रही कि इस पार्टी की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल एजेंडे में चल रही है, कुर्मी की पार्टी, और माल कमाओ और अपना पार्टी को चलाओ। बात यह है कि दूसरी बात की मैं किसी पार्टी में जाने ना जाने की बात है तो वो चिंता का विषय मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं लगातार ये बात उठा रही हूं कि आदिवासियों के हितैषी का कार्यक्रम होना चाहिए, आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में उनका जल जंगल जमीन बचना चाहिए, आदिवासियों का हक और अधिकार के लिए लगातार मैं उठाते रही हूं। आप देख लीजिए कि 24 साल हो गए, 25वां साल चल रहा है, पेशा अधिनियम लागू नहीं किया गया। एक मंत्री जो है कि जो सरकार में रहे थे मधु कोड़ा जी, सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करने के एवज में उनको जेल भेजा गया। और अभी के माहौल में आप चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे उनके विधायक हो, सभी का जमीन अपने क्षेत्र से परे उन्होंने एकड़ एकड़ जमीन खरीद रखा है। इस पे भी मैं बहुत जल्द
प्रखरता से, मुखरता से आवाज उठाऊंगी। हमारे पास एविडेंस आ चुका है। आज के मामले में जो था कि कुर्मी आदिवासी बनना चाहते हैं तो कभी नहीं बन सकते। और आदिवासी समाज को भी मैं कहना चाहूंगी, जागिए, उठिए। अब समय आ गया है कि हमारे पास जो हथियार है CNT-SPT एक्ट का और हमारा पेशा अधिनियम का, उसको प्रखरता से लेने के लिए अपनी आवाज को मुखरता से समाज के परिप्रेक्ष्य में, और इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है लेकिन केंद्र की सरकार से गुहार लगाया जाए, इतना ही कहूंगी। एक लास्ट सवाल और है कि पूरे परिप्रेक्ष्य में कि आपको जेल कैंप से क्यों निकाला जाएगा, एक लाइन में बताना चाहेंगे? मुझे जेल कैंप से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं कुर्मी समुदाय के लोगों को ये बोली कि किसी भी हालत में, चाहे वो रेल रोक दे, चाहे सड़क जाम कर दे, चाहे वो जंतर मंतर से कूद जाए, मैंने ये कहा है और अभी भी कहती हूँ कि आदिवासी बनना इतना आसान नहीं है। आदिवासी का हक और अधिकार खाने के लिए आप जो लगातार प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास विफल होगा। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। आप देख लीजिए बड़े बड़े चेहरों को, चाहे वो सुदेश महतो हो, चाहे लंबोदर महतो हो, चाहे अमित महतो हो, चाहे जयराम महतो हो, 4 बड़े नाम मैंने गिनवाए हैं। एक उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो इनमें कुबत थी, सरकार में थे तो अपनी आवाज प्रखरता से क्यों नहीं उठाए? और वो जब आदिवासी हैं तो इतने साल, 70 साल से भी ज्यादा हो गए इस भारत को आजाद हुए, तो वो कहाँ हैं? आज जब हमारा परंपरा, हमारी रीति रिवाज को अपना लेने से आप आदिवासी नहीं कहलाएंगे। कई हिंदू भाई हमारा, कई हिंदू बहनें, कई लोग जो है हिंदू रीति रिवाज जो है हमारे से मिलता जुलता है, इसका मतलब हम हिंदू तो नहीं हो गए। हिंदू संस्कार जो हमसे मिलता जुलता है लेकिन वो भी अलग है। आप एक ही चीज को देख लीजिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम में हमारे में भेलवा फड़ी किया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, छूतका होता है, तो आप लोगों का हिंदू में 21 दिन बाद होता है, हमारे यहाँ 10 दिन बाद होता है। और क्रिश्चियंस में, हिंदू में भी 10 दिन बाद होता है। उसमें पंडित और पुजार से किया जाता, पंडित से किया जाता है। हमारा यहाँ पे बैगा और पहान से किया जाता है। बैगा और पहान हमारे में सर्वोपरि होता है। हमारे धर्म में कोई भी हमारे गुरु नहीं होते, धर्म गुरु बिल्कुल भी नहीं होते। हमारे यहाँ जितने लोग भी ये धर्म गुरु का चोला पहन करके हमारे समाज को ठगने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पहान और पुजार कैसे होते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आदिवासी समाज के लोग अपने गांव में अपनी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, और वो जो सूप होता है जिसमें चावल फटकते हैं या चीजें सामग्री रखते हैं, सूप और लोढ़ा, सिलवट वाला लोढ़ा होता है, उसको गोल गोल घुमाया जाता है। उसके बाद में जो जिसकी तरफ वो सिलपट्टा जाता है, लोढ़ा जाता है और सूख जाता है, तो वही पहान पुजार और बैगा और मानकी मुंडा होते हैं और वो करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे संस्कृति को लगातार धूमिल करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर इतना ही सम्मान कुर्मी लोग हमारे आदिवासियों को देते हैं तो ये लोग हमारा सम्मान क्यों नहीं करते हैं? हमारे बहन बेटियों की इज्जत क्यों नहीं करते हैं? आज उनकी बहन बेटियों की इज्जत है और सोशल मीडिया में जिस तरीके से ये लोग छेछा लीदर कर रहे हैं, तो क्या दूध के धुले हैं ये लोग? सबसे बड़ी बात है कि ये लोगों को अब समय आ गया है जवाब देने का और समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करने का। आपको क्या लगता है, क्या निशा भगत सही आरोप लगा रही है अथवा गलत आरोप लगा रही है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।